उसका सिलेबस है, क्या मार्क्स वेटेज है, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है, मेंस में कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन सी कोचिंग का नोट्स बेस्ट होता है, और करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़नी है, ऑफलाइन पढ़नी है, क्या क्या उसके रिसोर्सेस हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला आपका इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ, दूसरा बजट है आपका, फिर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिबरलाइजेशन है। तो इकोनॉमी के आपके 4 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड रहता है। अब इनमें अंदर क्या पढ़ना होता है आपको, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे बताता हूँ मैं। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ है, उसमें आपकी प्लानिंग हुई, मोबिलाइजेशन हुआ, रिसोर्सेज ग्रोथ वगैरह ये सारी चीज़ें आता है। बजट में आपका जो गवर्नमेंट का बजट होता है, वो उस बजट की आपको केवल समरी पढ़नी होती है, उसको ठीक से मतलब वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना होता, समरी पढ़नी होती है। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रोड वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ जितनी होती हैं वो सारा आपका इसमें इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। और आपका लिबरलाइजेशन। अब बात करते हैं आखिर इकोनॉमी का मार्क्स वेटेज क्या होता है, कितने मार्क्स का ये प्रीलिम्स में आता है, कितने मार्क्स का आपका मेंस में आता है। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ आपको जो सिलेबस दिखाया आप उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, कॉपी ले लीजिए, उससे आप समझ सकते हैं। अब प्रीलिम्स का जो आपका इकोनॉमी जो आपकी प्रीलिम्स में आती है उसमें आपका 20 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये जो आपका एटलीस्ट 1/4 पार्ट को कवर करता है। अगर एवरेज भी लेके चलूँ तो 22 से 25 क्वेश्चन इसके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं मेंस में। ये मेंस के GS 3 में आता है, और जिसमें आपके 6 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमम आपके 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज लेके चलें तो एवरेज 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीलिम्स में आपके एवरेज 22 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है इसकी वैल्यू, तो आपको इसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं आखिर आपको इकोनॉमी के लिए कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से बुक लिस्ट है। तो आपको 4 तरह की चीज़ पढ़नी पड़ेगी। एक आपकी एनसीईआरटी बुक्स, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपकी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप जॉब प्रोफेशन वाले स्टूडेंट हैं या आपके पास कम टाइम बचा, आप कम एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इतना इनफ है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्लास 12 की एनसीईआरटी में 2 एनसीईआरटी होती है, एक होता है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना, ओनली मैक्रो पढ़ना है। ध्यान रखना चीज़ को, मैक्रो पढ़ना है, MACRO, मैक्रो। दूसरी चीज़ आती है आपको स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़नी है। तो देखो इसके इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक आपको 3 स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। एक आपका श्रीराम IAS का नोट्स होता है, एक रमेश सिंह की बुक होती है, एक संजीव वर्मा की बुक होती है। लेकिन इन सब में से आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका श्रीराम IAS का नोट्स होता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारी बुक्स के, आपको जो भी परचेस करनी हो कर लीजिए। श्रीराम IAS का नोट्स काफ़ी अच्छा रहता है, और जो रमेश सिंह की बुक होती है वो भी काफ़ी सही रहती है। दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ परचेस कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट सर्वे, इनकी आपको समरी पढ़नी पड़ेगी। आप उनकी समरी को पढ़ के ही पूरा कवर कर सकते हैं। आप केवल समरी ही आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना वीडियो के बाद में। बात करते हैं एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे एक ही चीज़ रहती हैं, एक ही में मतलब मिक्सअप रहता है। इनके कितने मतलब सिलेबस क्या रहता है। तो एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन में आपका जो बचपन से आपने पढ़ा होगा, जो पोल्यूशन वगैरह होता है, उसी चीज़ को मॉडिफिकेशन के साथ में वो यहाँ पे आपको पढ़ना होता है। जैसे आपके काफ़ी ज़्यादा चीज़ आ जाती हैं इसमें। जैसे आपका एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कंट्रोल आ जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन आ जाता है। यहाँ पे ENV का मतलब है एनवायरनमेंट, एनर्जी, थर्मल एनर्जी आ जाता है, रिवर्सेस आ जाते हैं, पॉल्यूशन आ जाता है, डिग्रेशन आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर ज्योग्राफी की प्रिपरेशन ठीक से कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ एक दूसरे के साथ मिक्सअप होता है। अब आपको दिखाता हूँ आखिर एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या रहता है। एग्रीकल्चर एंड फूड, तो देखिए 2 चीज़ दिख रही हैं आपको, एग्रीकल्चर एंड फूड। तो एग्रीकल्चर अलग पार्ट है, फूड अलग पार्ट है। तो कैसे किस तरीके से क्रॉपिंग होती है, कौन से सिंचाई करने का तरीका होता है, और कौन कौन से टेक्निक फार्मर लगा सकते हैं, टेक्निक्स, और ये आपका टेक्नोलॉजी मिशन, लैंड रिफॉर्म कैसे हो सकता है, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एंड फूड से रिलेटेड क्या जाता है, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, फूड सब्सिडीज़ एंड सिक्योरिटीज़। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ दिख रही होंगी, उनका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सप्लाई चेन क्या है, ये सारी चीज़ आपको इन सबको देख सकते हैं। कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और लिख लेंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से आपको वर्ड समझने में अगर दिक्कत आ रही हो तो जो यूपीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस होता है आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। लेकिन लिखने का फॉर्मेट ये रखना ताकि आपको याद रह सके। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने के साथ में आपको इसको बना के देता हूँ ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें। अब आपको बताता हूँ कि आखिर आपको एनवायरनमेंट के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़नी पड़ेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी बायोलॉजी की, जिसमें लास्ट के आपके 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके लिए एनफ है। क्लास 6 से लेकर 10 तक के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी पढ़नी पड़ेगी।
अगर आप स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो देखिए स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके करंट से रिलेटेड ज़्यादा घटनाओं से आता है, तो इसमें आपको करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जिसको आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अगर फिर भी लगता है मुझे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी समझनी है, तो आप शंकर IAS की बुक को पढ़ सकते हैं। उनकी काफ़ी बेहतरीन किताब है एनवायरनमेंट के लिए, उस किताब को पढ़ के आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, पहले आप करंट अफेयर फोकस करें, और आपके अगर थोड़े कंसेप्ट क्लियर हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता शंकर IAS की बुक आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में उस बुक को देखना, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सारी चीज़ पढ़ रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के चलना। उसके लिए मैं उसके जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन बुक, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। उसको जब आप एनालाइज कर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं कितने लेवल तक पढ़ लिया हूँ। उसके बाद ही शंकर IAS की किताब को छूने की कोशिश करना, क्योंकि जितना कम पढ़ेंगे उतना बेहतरीन पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा इतना भी कम ना पढ़ेंगे कि मतलब सिलेबस ही कवर ना हो पाए। सिक्योरिटी का सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये आपका टेररिज्म, एंड सेकंड में आ जाता है आपका क्रॉस बॉर्डर, ये यहाँ पे ORG लिखा है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग। आप इनसे रिलेटेड जो इनमें बीच बीच में आपको दिख रहा होगा, जैसे टेररिज्म की बात करें, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीज्म, मतलब जो ऐसा क्राइम जो तरीके के साथ किया जाता है, या मनी लॉन्ड्रिंग जो की जाती है, वो सारी आपको इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाई जाती हैं। ये वो सिक्योरिटी होती है जिसको आप डिजिटल लेवल पर देखते हैं, डिजिटल लेवल पर आपकी आती है। या बॉर्डर वाला भी इसमें आपका है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वाला भी जो आपका फ्रॉडगिरी आती है पूरी की, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का ही पार्ट होता है। अब टेररिज्म के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में दे रखा है। आप जो इसका मेन सिलेबस होता है, मेंस का सिलेबस होता है UPSC का, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन लिखने का फॉर्मेट इस तरीके से रखना, क्योंकि मैं आपको इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ताकि आपको ऐसा लिखने से काफ़ी ज़्यादा याद रह सकता है। मैं आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड इसलिए किया है इसको, और कोई लगाने का कोई पर्पज़ था नहीं। वैसे काफ़ी ज़्यादा वर्ड भी आपको समझ में आ नहीं रहे होंगे, लेकिन जो मेन सिलेबस है उससे आप उसको समझ सकते हैं। मार्क्स वेटेज क्या रहता है इंटरनल सिक्योरिटी का जी, तो देखिए प्रीलिम्स में ये बिल्कुल आता नहीं है, मेंस में आता है। मेंस में आपका 6 से 10 क्वेश्चन, जो आपका GS3 का जो सब्जेक्ट रहता है 6 से 10 क्वेश्चन आता है। एवरेज भी आपके 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इसका प्रीलिम्स में नहीं आता, लेकिन ये ऐसे राइटिंग में आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है वो आ जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। आपको इसके बुक लिस्ट के बारे में बता दूं, तो देखिए इसके बुक लिस्ट के लिए आपको NCERT कोई बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत, स्टैंडर्ड बुक्स की कोई बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत। हाँ, विजन या बाजीराम का नोट्स पढ़ लेना। इंटरनल सिक्योरिटी की पतली सी बुक आती है विजन या बाजीराम की, उसको पढ़ लेना, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या चीज़ चलती आ रही है, कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। और स्मार्ट स्टडी के लिए मैं आपको बता दूँ, देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके के पैटर्न अभी तक हमारे चलते आएंगे, इस तरीके के इंटरनेट सिक्योरिटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके को क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही पूछे जाएंगे, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़ें। करते हैं साइंस एंड टेक के सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस में आपके साइंस एंड टेक के 2 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड होता है, इसको SNT बोलते हैं शॉर्ट में। पहला होता है आपका साइंस यानी आपकी जो अवेयरनेस है साइंस के लिए, पहला सिलेबस का पार्ट ये रहता है। सेकंड होता है इंडियन मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो इंडियंस ने जो डेवलप की है, वो सारी चीज़ पढ़नी होती है। साइंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो डेली के हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, ऐप का मतलब है एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट, अवेयरनेस, IT फील्ड जो होता है। लास्ट वीडियो आपको बताया था मैंने कि इंटरनल सिक्योरिटी, जो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह टाइप की आती है, वो भी इसमें शामिल रहता है। दोनों अलग एक दूसरे के साथ लिंकेज ही रहता है। कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, बायोटेक का मतलब बायोटेक्नोलॉजी रहती है अवेयरनेस में। सेकंड में आपका इंडियंस, जो चीज़ साइंटिस्ट इंडिया के उन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, जो भी अचीवमेंट लेते हैं, जैसे चंद्रयान हुआ या तमाम तरह की चीज़ होती हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो सारी चीज़ होती हैं, नासा वगैरह ये सारी चीज़, और इसरो वगैरह, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ आती हैं वो आपका इंडियंस का साइंस एंड टेक में आता है। और वर्ल्ड के में भी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ समझनी पड़ेंगी। ये है आपका सिलेबस साइंस एंड टेक का। अब बात करते हैं आखिर साइंस एंड टेक का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कितने मार्क्स का आपका ये प्रीलिम्स में, कितने मार्क्स का मेंस में आता है। तो इसके देखिए 5 से 10 क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक के, जिसको साइंस के क्वेश्चन बोलते हैं, वो आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। अब मेंस की बात करें तो मेंस के जो GS3 का एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको 2 से 4 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। मैं आपको एवरेज बताता हूँ 3 क्वेश्चन इसके आने ही होते हैं। तो साइंस एंड टेक की पतली सी बुक होती है, आपको विजन या बाजीराम किसकी पढ़ सकते हैं। अब आपको इसकी बुक लिस्ट के बारे में बता दूँ कौन कौन सी आपको इसके बारे में बुक पढ़नी है।
तो कोई भी आपको इसके लिए, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं क्लास स्टूडेंट हो या कोई भी टीचर होता है क्लास 6 से लेकर 10 तक की 12 तक की हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर दूँ कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत तो नहीं है आपको। अब वाजीराम का एक नोट्स आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, उसको पढ़ लीजिए, उतना इनफ है। या एक स्टैंडर्ड बुक होती है, वो होती है अरिहंत की बुक होती है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं यूपीएससी सीरीज पार्ट 6 में आपको उसमें बता चुका हूँ, डिटेल में बता चुका था किस तरीके से कैसी बुक है, अच्छी बुक है। यूपीएससी सीरीज पार्ट 6 अगर आपको देखना है तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी वाली बुक थी उसमें बताया था मैंने। आप करंट अफेयर को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए 2 तरीके होते हैं आपके पास। ऑनलाइन में आपको क्या पढ़ना है, ऑफलाइन में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ ऑफलाइन के बारे में। तो ऑफलाइन में आपको 2 चीज़ पढ़नी होती है, एक आपका न्यूज़पेपर, एक आपका मैगजीन्स। अब आप कहेंगे कौन सा न्यूज़पेपर कौन सा मैगजीन्स। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़िए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू पढ़ सकते हैं। अगर आपको द हिंदू टफ लगता है तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा द हिंदू इज़ बेटर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कम से कम रिसोर्सेस में क्या पढ़ना है। अब आपको ये जानना है कि द न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या है, तो इस चीज़ को मैं यूपीएससी सीरीज पार्ट 14 में अच्छी तरह बता चुका हूँ कि किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, कैसे उसके शॉर्ट नोट बनाना है, 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में किस तरीके से पढ़ा जाना है। दूसरी चीज़ मैगजीन्स कौन सी पढ़नी है। तो मैगजीन्स आपको 2 तरह की मैगजीन्स पढ़नी है। पहले आपको पढ़नी है विजन आईएएस की मैगजीन्स, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए आती है। तो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, आप उसको पढ़िए। दूसरी चीज़ एक योजना मैगजीन आती है, आप उसको भी पढ़िए, वो भी हिंदी में आती है इंग्लिश में आती है। तो दोनों चीज़ आपके क्लियर हो गई होंगी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि सर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये आपका था ऑफलाइन सोर्स। तो ऑनलाइन सोर्स में कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं जिनको आपको विजिट करना पड़ता है। वो सारी वेबसाइट वैसे तो मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप वेबसाइट पर जाके उसको खंगाल के एनालाइज करके ठीक से रिसर्च करके तब पढ़ें और थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाएं। आने वाली फ्यूचर वाली वीडियो में मैं खुद बताऊंगा कि किस तरीके से वेबसाइट पर जाके किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। लेकिन इस चीज़ में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ऑनलाइन सोर्स में आपको एक वेबसाइट होती है और एक आपका यूट्यूब चैनल होता है, इसमें भी 2 सोर्स होते हैं। दोबारा बताऊँ, ऑनलाइन सोर्स में भी आपको 2 सोर्सेज होते हैं, एक आपका वेबसाइट्स और आपका यूट्यूब चैनल। वेबसाइट्स के लिए भी यूपीएससी सीरीज पार्ट 15 अच्छी तरह बता चुका हूँ, उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं आप स्मार्ट स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करने के आपके 2 चीज़ होती हैं। पहला, आपको सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको किस तरीके से एनालाइज करना है। सोर्सेज को आप लिमिटेड रखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपके लिए। जब आप सोर्सेज को लिमिटेड रखेंगे, पहले तो ये फिक्स करना है कि आपको ऑनलाइन क्या पढ़ना है ऑफलाइन क्या पढ़ना है। फिक्स योर रिसोर्सेज, व्हाट इज़ टू रीड ऑनलाइन एंड व्हाट इज़ टू रीड ऑफलाइन। जब आप इस चीज़ को करने के लिए एबल हो जाते हैं, आपको ये पता पड़ जाता है कि मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद में आपका टाइम, मेहनत, नोट्स सारी चीज़ रिड्यूस हो जाती हैं। क्योंकि जब आप कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, रिवीजन अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। इस बार को टॉपर देख लीजिए, पुराने टॉपर देख लीजिए, हमेशा यही बताते हैं जितने भी टॉपर रहते हैं उनके सोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। इसी को दोबारा ध्यान देना, सोर्सेज उनके लिमिटेड रहते हैं, इतना ज़्यादा वास्ट नहीं करते। एक बुक को 4 बार पढ़ेंगे, वजह उसके कि 4 बुक को एक बार पढ़ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना, सोर्सेज को लिमिटेड रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे रियलाइज करेंगे, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज जाके करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं उसमें, कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि क्या क्या उसका एरिया है, क्या क्या उसकी थीम है। इन सारी चीज़ को जब आप एनालाइज करने के लिए एबल हो पाएंगे, जब आप उनको ठीक से एनालाइज कर पाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे। एक चीज़ आपको बता दूँ, यूपीएससी में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हमेशा डायनेमिक रहता है। कभी भी चीज़ कोई उठ सकती है, कभी भी चीज़ नीचे डूब सकती है। डूबने का मेरा मतलब है नहीं आए। तो देखिए कभी भी किसी भी टॉपिक से ज़्यादा आ सकता है, किसी भी टॉपिक से कम आ सकता है। कोई भी टीचर, यूपीएससी का टीचर कोई भी ये नहीं फिक्स कर सकता, किसी भी कोचिंग में कोई ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकता कि क्या चीज़ ज़्यादा आने वाली है, क्या चीज़ कम आने वाली है। इसलिए अपने माइंड में इस चीज़ को क्लियर करके रखें कि कोई भी चीज़ ज़्यादा आ सकती है, कोई भी चीज़ कम आ सकती है। टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को पूरा पढ़ें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ें। तो मैंने आपको अभी तक 2 चीज़ बताई स्मार्ट स्टडी करने के लिए। सिलेबस को रट डालिए, वर्ड टू वर्ड आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। और तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कवर अप करना है। नोट्स कम बनाइए, करंट अफेयर अच्छा पढ़िए, यही आपका स्मार्ट स्टडी करने का तरीका होता है। अब आपको बताता हूँ कि यूपीएससी में प्रिपरेशन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। तो देखिए स्ट्रेटजी के लिए आपको 3 चीज़ रखनी पड़ेंगी। पहला, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपका स्टडी का टाइप किस तरीके का रखने वाला है। और तीसरा, रिवीजन का टाइप क्या होने वाला है। पहला मैं टाइम मैनेजमेंट बोला है। टाइम मैनेजमेंट आपका 2 तरह का होता है। पहला, आप जो आज का पढ़ेंगे यानी टुडेज़ टाइम, आप जो आप पढ़ने वाले हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में इस टॉपिक को कितना कवर अप कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, पहला वो टाइम सेट करिए। दूसरा, एक
टॉपिक को पढ़ने के लिए तो आपने टाइम सेट कर लिया, लेकिन उस बुक में जितने टॉपिक हैं, यानी उस बुक का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए कितना टाइम लेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, यानी 2 तरह का टाइम फिक्स करेंगे, एक आज का और एक पूरा कंप्लीट। ये था आपका टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ ये कि आपको पढ़ने का टाइप क्या रखना है। तो देखिए, टाइप रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। 2 तरह की स्टडी होती है, एक आपकी पैरेलल, एक आपकी सेपरेट। पैरेलल में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसके साथ 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, यानी आप एक दिन का आपके 8 से 10 घंटे का जो टाइम है उसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अदर सारी चीज़ें जो पढ़ते जा रहे हैं वो आपका कहलाएगा पैरेलल, यानी एक सब्जेक्ट के साथ में दूसरे को लेके चलना, तीसरे को लेके चलना। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है, आप ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब प्रोफेशनल स्टूडेंट नहीं हैं तो पैरेलल स्टडी करिए। उसके क्या प्रॉफिट हैं, क्या नुकसान है, मैं आपको डिटेल वीडियो अच्छी तरह से बताऊँगा। कमेंट बॉक्स में नीचे बताना जरूर कि आपको इसके लिए वीडियो चाहिए या नहीं, कि स्टडी का टाइप क्या होता है पैरेलल के बारे में। दूसरी चीज़ सेपरेट स्टडी, यानी आपने एक टॉपिक उठा लिया, मान लिया आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी में आपका पूरा सिलेबस जितना भी है आप उसको 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जितने दिन में खत्म करेंगे, पूरे सुबह से लेकर शाम तक ज्योग्राफी ही पढ़ना है आपको। तो जब आप ये सारी चीज़ फिक्स करके रखेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट रहेगा, मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूँ। इस चीज़ को केवल वही स्टूडेंट करें जिनके पास पढ़ने का टाइम कम है, या जो जॉब प्रोफेशन के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। 4 से 6 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे जितने भी होते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर अच्छा खासा टाइम है तो पैरेलल स्टडी करें, उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। कमेंट करके बताना जरूर अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो। तीसरी चीज़ रिवीजन का टाइप। तो देखिए, रिवीजन आपके 3 टाइप्स के रिवीजन होते हैं। रिवीजन आपके 3 टाइप्स के रिवीजन होते हैं। पहला, आपने आज सब्जेक्ट पढ़ा, जब आप सोएंगे, रात को जब सोएंगे तो उसको रिवाइज करके सोएंगे। दूसरी चीज़, जब आप उस टॉपिक को जब दोबारा पढ़ने जाएंगे तो उसको स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में उसको रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन नंबर 1 होता है, इसको बोलते हैं क्विक रिवीजन। सेकंड होता है आपका वीकली रिवीजन, जिस चीज़ को भूलने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसको वीकली रिवीजन करते हैं। और थर्ड होता है आपका मंथली रिवीजन, जब आपके ज़्यादा टाइम्स हो जाता है तो वो सारी चीज़ें आप क्लियर करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ दिमाग में सेट रखने के लिए आपको मंथली रिवीजन करना पड़ेगा। 3 चीज़ बताइए मैं रिवीजन के लिए। पहला क्विकली रिवीजन, सेकंड आपका वीकली, एंड थर्ड आपका मंथली। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी पढ़ने के लिए 3 चीज़ बताई हैं। पहला, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आपको पढ़ने का तरीका रखना है, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। बाकी 10 चीज़ें बता चुका हूँ कि यूपी सीरीज़ में, और अदर वीडियो में बता चुका हूँ किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। ये था स्ट्रेटजी क्या रखनी है पढ़ने की। और स्मार्ट स्टडी के लिए आप अदर वीडियो को देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। इससे जाके आप ये देख सकते हैं कि अदर वीडियोस किस तरीके से हैं। यूपीएससी सीरीज को देखिए, डाउट क्लियरिंग सीरीज को देखिए, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सीरीज को देखिए, और अदर सारी सीरीज़ें आपके लिए ये सारी वीडियोज़ हैं, तो जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा।